हेलो दोस्तों, मैं प्रभात कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी आरबीएनएल के पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो दोस्तों इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग 5 पार्ट बना चुके हैं दोस्तों, छठा पार्ट हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, फ्रेंड्स ऐसे ही प्यार दीजिए और अधिक से अधिक लोग देखिए और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग यूपी पीसीएल का पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए आज हम लोग फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग 90 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 91 क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। तो हमारा दोस्तों 91 क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान लौह उपकरण का विक्षेपण आघूर्ण के प्रत्यक्षता अनुपात होता है। दोस्तों गतिमान लौह का मतलब कह रहा है एमआई टाइप। कैसा? एमआई टाइप। दोस्तों एक होता है एमआई टाइप, एक होता है दोस्तों एमसी टाइप। दोस्तों जो एमसी होता है केवल डीसी पे काम करता है, लेकिन ये एसी और डीसी दोनों पे। तो दोस्तों पूछ रहा इसका विक्षेपण आघूर्ण किसके अनुपातिक होता है? तो दोस्तों ये इसका विक्षेपण आघूर्ण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती होता है, या अनुपाती होता है, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो 91 में पहला ऑप्शन सही है। 91 में दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, धारा के वर्ग के अनुपातिक होता है। विक्षेपण वाला आघूर्ण जो होता है धारा के वर्ग के अनुपाती होता है। फ्रेंड्स आगे चलें 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ वायर इज स्टेबल फॉर वायरिंग ए फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों कहने का मतलब है कि व्हाट टाइप ऑफ वायर इज स्टेबल फॉर वायरिंग ए फायर अलार्म सिस्टम। तो फायर अलार्म सिस्टम लगाने के लिए हम कह सकते हैं दोस्तों, कह रहा है कि फायर अलार्म सिस्टम लगाने के लिए किस प्रकार का तार उपयुक्त होता है। दोस्तों जो फायर अलार्म लगाने के लिए हम लोग मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों फायर अलार्म लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिनरल इंसुलेट कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों 92 में नंबर 1 का ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे है 93 क्वेश्चन कह रहा है, संकुचन आमतौर पर होते हैं। दोस्तों संकुचन आमतौर पर किस में होते हैं? तो विद्युत नियंत्रित स्विच में होते हैं। दोस्तों विद्युत नियंत्रित स्विच में ही संकुचन होता है। दोस्तों आगे चलें 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकल फेज वाट मीटर का प्रयोग 3 फेज प्रणाली शक्ति को मापने के लिए तभी किया जा सकता है जब लोड हो। दोस्तों हम लोग जानते हैं एक होता है एकल फेज मतलब 1 वाट मीटर विधि। क्या दोस्तों? 1 वाट मीटर विधि, 1 वाट मीटर। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ लोड क्या हो? संतुलित हो। एकल फेज वाट मीटर विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ लोड संतुलित हो। दोस्तों एक होता है 2 वाट मीटर विधि। क्या? 2 वाट मीटर विधि। 2 वाट मीटर विधि का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ लोड संतुलित और असंतुलित दोनों हों। क्या? जहाँ लोड संतुलित और असंतुलित दोनों हो। 2 वाट मीटर विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ संतुलित और असंतुलित लोड दोनों हो। दोस्तों एक होता है 3 वाट मीटर विधि। जो 3 वाट मीटर विधि होता है वह वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ लोड क्या हो? असंतुलित हो। जहाँ लोड असंतुलित हो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि जो 1 वाट मीटर विधि होता है वो वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ लोड क्या हो? संतुलित हो। और 2 वाट मीटर विधि कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहाँ लोड संतुलित और असंतुलित हो। और 3 वाट मीटर विधि वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ लोड असंतुलित हो। फ्रेंड्स आगे चलें, अगला दोस्तों है द एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर। दोस्तों स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन क्या है? तो दोस्तों वो है फैक्स मशीन। क्या? फैक्स मशीन। 95 में दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों बात करें स्टेपर मोटर का उपयोग कहाँ होता है? स्टेपर मोटर जो होती है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रिंटर में। और दोस्तों प्लाटर में दोस्तों हार्ड डिस्क में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्टेपर मोटर प्रिंटर, प्लाटर
हार्ड डिस्क में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स 95 में पहला नंबर ऑप्शन सही है, फैक्स मशीन। आगे चलें दोस्तों, 96 नंबर कह रहा है दोस्तों, 96 नंबर में कह रहा है प्रत्येक 4 पीएफ मतलब पिको फैरेड 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुल धारिता क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है टोटल कैपेसिटेंस बराबर, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है टोटल कैपेसिटेंस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो दोस्तों 2 हैं तो कितने हैं, 1/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 2/4 आएगा। लेकिन दोस्तों 1/CT का मान है, अगर हम यहीं CT का मान निकालेंगे तो दोस्तों 4/2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। C को ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा इधर वाला उल्टा हो जाएगा। काटेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 कितना आएगा, किस में आएगा, पिको फैरेड में आएगा। तो 2 फैरेड आएगा, 2 पिको फैरेड आएगा। तो फ्रेंड्स 96 में 2 नंबर ऑप्शन सही है, 96 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चले, 97 नंबर कह रहा है कि विच केबल इज़ यूज्ड एज ए मशीन केबल। दोस्तों विच केबल इज़ यूज्ड एन ए मशीन केबल, कहने का मतलब मशीन केबल के रूप में किस केबल का उपयोग किया जाता है, मशीन केबल के रूप में किस केबल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेड शीथेड केबल का प्रयोग किया जाता है, लेड शीथेड का प्रयोग किया जाता है। 97 में 3 नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चलें, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 98 नंबर कह रहा है एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी एक जावक्रीय AC वोल्टता को एक स्पंदित DC वोल्टता में परिवर्तित करता है, आपूर्ति आवृत्ति के संदर्भ में इसकी निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है। तो दोस्तों इसकी जो निर्गम आवृत्ति होती है तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। 98 में दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, आगे दोस्तों हमारा है, आगे दोस्तों क्या है, 99 नंबर कह रहा है कि SI 1271 से 1985 के अनुसार अभ्रक कांच तंतु फाइबर और एस्बेस्टस के लिए तापीय वर्ग का और तापमान है। दोस्तों जो तापीय वर्ग का तापमान होता है अभ्रक कांच तंतु मतलब फाइबर और एस्बेस्टस के लिए वो 130 अंश है। फ्रेंड्स हम लोग इस तापक्रम को देखे थे, तो आते हैं नए पेज पे देखते हैं। ये दोस्तों क्या था, तापक्रम हमारा था, पहला था y का मान कितना होता है 90 डिग्री y, दूसरा था a का मान था 105 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोस्तों ई था, ई का मान जो होता है दोस्तों 120 डिग्री सेंटीग्रेड था, और दोस्तों बी का मान जो है वो कितना 130 डिग्री था बी का मान, एफ का मान कितना था दोस्तों 155 डिग्री, और एच का मान जो था वो 180 डिग्री होता है। दोस्तों लास्ट में सी आता है, सी की वैल्यू कितनी होती है 250 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये है तापक्रम, कुचालकों का तापक्रम है। तो दोस्तों इसमें बी वर्ग आएगा क्योंकि 130 डिग्री में अभ्रक और फाइबर एस्बेस्टस आता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न सामर्थ्य वाली डीसी मशीन का योग बना होता है। दोस्तों जो निम्न सामर्थ्य वाली डीसी मशीन होते हैं, तो निम्न सामर्थ्य वाली जो डीसी मशीन होते हैं दोस्तों, उनका जो योग मतलब बॉडी जो होती है, उनकी जो बॉडी होती है निम्न वाली को ढलवा लोहा का बना होता है। किसका, ढलवा लोहा का, ढलवा लोहा का बना होता है। लेकिन दोस्तों जो बड़ी वाली मशीन होती हैं, उनका जो बड़ी वाली मशीन होती हैं, बड़ी मशीन और बड़ी वाली मशीन का कास्ट स्टील का, छोटी वाली मशीन का हम इसको कास्ट आयरन बोलते हैं, इसको कास्ट आयरन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें किसका निम्न सामर्थ्य का पूछ रहा है, तो मतलब छोटी मशीन का पूछ रहा है, तो ढलवा लोहा अर्थात हम कह सकते हैं कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़ी मशीन का पूछेगा तो कास्ट स्टील बताएंगे। तो दोस्तों आगे चलें 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है दोस्तों 101 नंबर में कह रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर निम्नलिखित अभिकल्प वर्गों में से कौन सी संपीडक मोटर के रूप में बेहतर होता है। दोस्तों जो 3 फेज प्रेरण मोटर है उसका निम्नलिखित अभिकल्प डिजाइन वर्गों में निम्नलिखित संपीडक मोटर के रूप में बेहतर होता है। तो दोस्तों वर्ग सी होता है, वर्ग सी होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चलें। कह रहा है दोस्तों सक्रिय शक्ति को में मापा जाता है। जो सक्रिय शक्ति होता है दोस्तों उसको किस में मापा जाता है, तो किलो वाट में मापा जाता है। दोस्तों अगर हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछें तो किस में होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होता है, तो केवीए में होता है। इसे भी जानते रहिएगा। फ्रेंड्स आगे चलें। दोस्तों आगे चलें। सीटी को 5 प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्लिफ क्लैंप ऑन आमीटर में किस प्रकार के सीटी सिद्धांत का उपयोग किया गया है। दोस्तों सीटी के बारे में एक पूरा वीडियो भी बनाएंगे तो दोस्तों, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वलय प्रकार की सीटी दोस्तों पहला 103 में पहला ऑप्शन सही है, वलय प्रकार की सीटी। आगे दोस्तों 104 नंबर, आकृति में किस प्रकार के परिवेष्टन को दर्शाया गया है। दोस्तों आकृति में किस प्रकार के परिवेष्टन को दर्शाया गया है, तो वो है दोस्तों लच्छी सदृश परिवेष्टन, मतलब स्किन वाइंडिंग। ये जो चित्र है दोस्तों स्किन वाइंडिंग का है, लच्छी सदृश परिवेष्टन का। तो दोस्तों 104 में 4 नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है MA प्रकार के पारद वाष्प दीप मरकरी वेपर लैंप की दर्शाई गई आकृति में प्रदर्शित भाग क्या है। दोस्तों ये दर्शाया गया जो प्रदर्शित भाग है वो क्या है, आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। दोस्तों ये क्या है, मुख्य विद्युताग्र के साथ विसर्जन आरंभ करना। मुख्य विद्युताग्र मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के साथ क्या करता है, विद्युत विसर्जन का आरंभ करता है। दोस्तों जो ये पारद है मरकरी वेपर लैंप, इसको जलाने के लिए एक चौक का प्रयोग किया जाता है। चौक और इग्नाइटर और क्या होता है कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसका आगे चलें। आगे दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टता नियंत्रित विद्युत आपूर्ति में किस प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है। जो वोल्टता नियंत्रित विद्युत आपूर्ति में किस प्रकार का डायोड प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों नियंत्रित करने के लिए हम ज़्यादातर जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। वोल्टता नियंत्रित विद्युत को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। 106 में नंबर 2 ऑप्शन सही है। तो आगे चले फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है LED का उपयोग क्या है। दोस्तों अभी इसके पहले भी LED आया था तो इसी पेपर में। तो दोस्तों हमने बताया था कि LED जो होता है दृश्यमान प्रकाश देना, इसका काम क्या होता है, दृश्यमान प्रकाश देना। दोस्तों LED का फुल फॉर्म भी बताया गया था। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों इसको हमने बताया था कि ये किस में काम करता है, फॉरवर्ड वाइस में काम करता है। किस में, फॉरवर्ड वाइस में काम करता है। फ्रेंड्स आगे चलें। 108 नंबर में दोस्तों, यदि मुख्य अंतराल फ्रंट पिच मुख्य बैक पिच मतलब पृष्ठ अंतराल से कम है तो परिवेष्टन के प्रकार को कहा जाएगा। दोस्तों जब मुख्य सम्मुख अंतराल मतलब फ्रंट पिच और बैक पिच से कम है तो परिवेष्टन वाइंडिंग को प्रगामी मतलब प्रोसेसुलर और तारंगी परिवेष्टन वेव वाइंडिंग कहा जाएगा। दोस्तों 108 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। दोस्तों 109 नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण AC और DC दोनों में 1 वाट मीटर रूप से कुशलतापूर्वक संचालित होता है। दोस्तों AC और DC दोनों 1 वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक संचालित होने वाला वो होता है शक्ति मापी उपकरण। क्या दोस्तों, शक्ति मापी उपकरण। 109 में दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चलें। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समय के समान अंतराल पर भू संपर्क तार अर्थ
के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाने चाहिए। दोस्तों, समय के समान अंतराल पर भू संपर्क तार मतलब अर्थिंग के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए। इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, अर्थिंग को मापने के लिए हम अर्थ टेस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका? अर्थ टेस्टर का। दोस्तों, हमें अधिकतर हम लोग जहाँ वहाँ अर्थिंग करते हैं जहाँ धरती मतलब अर्थ का प्रतिरोध हो 0 से 5 ओम होना चाहिए, वहाँ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, अर्थिंग के आर्द्रता बनाए रखने के लिए मतलब दोस्तों नमी बनाए रखने के लिए नमक और चारकोल और पानी का प्रयोग करते हैं। और किसका? पानी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।